हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आप लोगों को किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। As we know in our board examinations for 2022-23 हमारे पास में जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसके हिसाब से आप लोगों के पास में जो है MCQs आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर आने वाले हैं एंड लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 60 to 80 वर्ड्स इफ इट इज 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना रहेगा। सो ओवरऑल ये जो 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, हम लोग जो है स्पेसिफिकली जो आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है, MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सेम पैटर्न हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, किस वे से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है, ताकि आपको जो है बेस्ट मार्क्स मिल सके, या वी कैन से कि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ऑल्सो आपको खुद का जो है पता चलता है कि आप खुद कितने पानी में हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको जो है एक वो सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकते हो कि आप लोगों को कितने आंसर्स आते हैं, कितने टॉपिक्स जो है आपको समझ में आए, कितनी चीज़ें आपके जो है माइंड में अभी भी स्टोर्ड है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता चलती है जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। नाउ आई वुड लाइक टू से कि जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, वैसे वैसे ट्राई कीजिएगा कि आप मेरा आंसर ना देखो। सबसे पहले जो है जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक काम करना, वीडियो को पॉज कर देना, अपना आंसर लिखना, उसके बाद में वीडियो को जो है फिर से क्या कर लीजिएगा, आप रिज्यूम कर लीजिएगा और जो मैंने आंसर लिखाया है उससे अपने आंसर को चेक कर लो। अगर वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट जो मैम ने यूज किया है वो मैंने नहीं लिखा है अपनी जो है नोटबुक में, तो इसे क्या कर लूँ, इसे मैं इंक्लूड कर लूँ, या इसे जो है हम इंक्लूड कर लें अपने आंसर में, ताकि आपका जो आंसर है वो ज्यादा इफेक्टिव बन सके। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, तो इसमें जो है ना आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि इसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लो कि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चैप्टर वाइज अगर आप जो ये वेरियस हमारे पैटर्न्स है उसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो वो चीज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। सेकेंड चीज कि आपको समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक आंसर को कंप्लीट करने में। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप आपकी स्पीड पर वर्क कर सकते हो एट दिस पॉइंट, अगर जरूरी लग रहा है तो। ठीक है, अभी हमारे पास में उतना सफिशिएंट टाइम है कि हम जो है अभी अपने आप को क्या कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपको क्या देखना है, टाइम मैनेजमेंट हो गया। देन यू हैव कि आपके जो आंसर है उसे आपको एफिशिएंट कैसे बनाना है। ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाना है। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए आपका आंसर कि हाँ जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो सिर्फ आपकी कॉपी देखकर, आपके आंसर प्रेजेंटेशन को देखकर ही खुश हो जाए कि आपके आधे मार्क्स तो वहीं पक्के हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने जो वेरियस क्वेश्चंस है उनके साथ में। ऑल्सो स्टूडेंट्स एक और चीज की यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगी किसी भी चीज को। ठीक है, हम जो है थोड़ा ऊपर से ही बातें करेंगे। रीजन बीइंग कि अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लग गई तो बिलीव में ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज जो वेरियस क्वेश्चंस है ये आपके वेरियस जो आपका चैप्टर है उसके वेरियस पार्ट से लिए गए हैं, तो इन दैट केस आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाएगा। एंड आप लोगों को भी पता है कि अगर हमें पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही जो है वो टाइम मैं आप लोगों का कंज्यूम नहीं करूंगी। हम लोग जल्दी इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इफ इन केस अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो उसके लिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वाले जो वीडियोज़ है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, राइट। वो आप लोगों को मिल जाएंगे अपने चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप यूट्यूब से देख सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर जो हमारा ऐप है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जो है वो चीज़ अरेंज्ड आपको मिल जाएगी।
तो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है स्पेसिफिकली आप जाओ उस टॉपिक का वीडियो देखो और वहाँ से जो है डिटेल में समझ लो, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है तो उस टाइम पर मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया, ठीक है। तो इफ़ इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो जाकर वो वीडियोज़ को देखो और अपना वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, ठीक है, समझ लो। और प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है ना आपके माइंड में बैठा लो कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए ना, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पॉज कर देना और पहले जाकर उस कंसेप्ट को समझ लेना। अदरवाइज जो है ना हम ऐसे छोड़ देते हैं कंसेप्ट को कि हाँ पढ़ लेंगे और पढ़ते नहीं और पता चलता है उससे क्वेश्चन आ गया, फिर हमें वो बनानी, वहां पर फिर हम बैठ के रिग्रेट करते हैं। इसलिए पहले इसको पॉज करना और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आए वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन 1 है आपके पास में, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस आपको बताना है और विथ एग्जांपल आपको बताना है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ जाए, हमेशा से मैंने बोला है कि क्या किया करो, टेबल फॉर्म किया करो, ठीक है। एक बेसिस पॉइंट दे दो, अगर बेसिस नहीं मिल रहे हैं तो कुछ इस वे में भी आप लोग बता सकते हो। वैसे बेसिस पॉइंट दिया करो, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आप बेसिस में क्या लिखोगे कि मीनिंग क्या है, ठीक है। बेसिस वाला जो पॉइंट है उसके अंदर आप लिखोगे मीनिंग, कि सबसे पहले हमने मीनिंग बता दिया, फिर उसका मेजरमेंट जो है टाइम मेजरमेंट किस टाइम पर जो है वो मेजर किया जाता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस वे में आप बेसिस पॉइंट बना देना। स्टॉक क्या है, तो स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम बात करते हैं तो वो स्टॉक होता है। फ्लो क्या है, फ्लो रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। Then comes to the next one, it is जो स्टॉक है वो मेजर किया जाता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि पर आवर, एक आवर, पूरे एक घंटे में ये चीज हुई, पूरे एक जो है मंथ में ये चीज हुई, पूरे एक ईयर की बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वे में स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, ग्रेटर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक फ्लो दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर हम बोलेंगे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, या इंटर रिलेटेड है। स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट कर रहा है, फ्लो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, दोनों चीजें। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं स्टॉक, हम जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ मैंने ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट, वो जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से ज्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। सो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वही फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक, फ्लो जो है वो भी स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहा है। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। जितना ज्यादा जो है फ्लो ऑफ इनकम है उतना ही ज्यादा क्या है, लोगों के पास में स्टॉक बनेगा वेल्थ का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें स्टॉक की तो कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, और फ्लो की एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर 3 या 4 मार्क्स के रहेंगे आपके, तो उस हिसाब से आपको 3 या 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी पर ध्यान देना, क्वांटिटी पर ध्यान मत देना, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी 2 अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। कोई भी 2 प्रॉब्लम्स जो है, 2 हमें क्या बताना है, 2 हमें सॉल्यूशंस बताने हैं, अप्रोचेस बताने हैं, जिससे कि हम लोग डबल काउंटिंग के जो प्रॉब्लम है इसे करेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो क्या है उसे हमें बताना है। तो डबल काउंटिंग इज बेसिकली व्हाट, जब हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम या किसी भी पर्टिकुलर गुड की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार अगर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, तो उसे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं कि वो जो है आपका ओवर एस्टिमेट हो गई है अब नेशनल इनकम, ठीक है। So double counting means counting of the value of the same product more than once in calculating the national income, ठीक है। So 2 ways of avoiding double counting क्या हो सकते हैं, टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली, और एक और क्या हो सकता है, अडॉप्ट वैल्यू एडेड मेथड, कि सिर्फ जो फाइनल गुड्स है उनकी वैल्यू हम लेंगे, या फिर वैल्यू एडेड मेथड कि हर एक स्टेज पर सिर्फ जितनी जितनी वैल्यू का एडिशन हो रहा है उतना उतना ही हम लोग पार्ट अगर इंक्लूड करें तो भी जो डबल काउंटिंग है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा हमने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट कंसिडर्ड, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। एंड अगर हम लें अडॉप्ट वैल्यू एडेड मेथड, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट should be taken in the computation of national income. All right, so this is our
क्वेश्चन की डबल काउंटिंग क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, डिस्क्राइब दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनकम बाय मेथड, ठीक है, इनकम मेथड। सो हमें जो है स्टेप्स बतानी है जो कि इन्वॉल्व है किसमें, इनकम मेथड में। ऑल राइट, तो अब इनकम मेथड की जो वेरियस स्टेप्स है वो बता देते हैं। इनकम मेथड से आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है, NDP/FC मिलता है। इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, NDP/FC का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो अब जो ये स्टेप्स है ये हमें यहाँ पर लिखनी रहेगी। तो स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड, all the producing enterprises employing various factors of production are identified and classified into primary, secondary and tertiary sector। सबसे पहले जो है, जो सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है, दैट मीन्स जो फर्म्स वगैरह हैं जो कि वेरियस काइंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं तभी तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलेगी। तो उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। The factor income paid by each sector are classified under compensation of employees, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब जो है इनकी जो, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर ले लो, प्राइमरी सेक्टर में ही क्या करेंगे और सब डिवीजन होंगे, क्या होंगे सब डिवीजन आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये सब डिवीजन रहेगा कि ये जो मनी जा रहा है ये किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, कौन सी इनकम का पार्ट है, वैसे आ जाएगा। सो व्हेन फैक्टर इनकम्स ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स आर सम्ड अप वी गेट द डोमेस्टिक इनकम और NDP/FC। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर इनकम है तीनों ही सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, इन तीनों को अगर हम सम अप कर देंगे तो we'll get our NDP/FC। So in the final step NFIA is added to domestic income to arrive at national income। हमें नेशनल इनकम की एस्टिमेशन बताना है। तो अभी जो है हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट है वहां तक हमें NDP/FC मिला था, अब उसमें क्या कर दोगे, अब उसमें आप नेशनल इनकम को जो है NFIA को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसको आप प्लस कर दो अगर डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम मिल गई। ये हो गई हमारी जो वेरियस स्टेप्स है वो कंप्लीट ऑफ द इनकम मेथड, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इफ रियल इनकम इज ₹400, प्राइस इंडेक्स इज 105, कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। रियल इनकम है आपके पास में, प्राइस इंडेक्स आपको क्या करना है, नॉमिनल इनकम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला होता है, रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो 100 है ये क्या है आपका, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर है। ये वाला प्राइस इंडेक्स कौन सा होता है, प्राइस इंडेक्स ऑफ आपका करेंट ईयर। तो प्राइस इंडेक्स आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। रियल इनकम इज योर 400, ये आपके पास में 100 है, आपको नॉमिनल इनकम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग सारी चीजें, तो वो जो हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखोगे। सो रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय price index of base year। So let base year's price index be 100। So now 400 is equals to nominal income divided by 105 multiplied by 100। अब हमने क्या किया, nominal income को इधर ले आए और ये जो हमारे real income थी उसे हम लोग ले आए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो क्या होगा वो देखो, इस वे में अगर आप ला रहे हो स्टूडेंट्स, रियल इनकम इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज थी। नॉमिनल इनकम फाइंड आउट करना है, इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। सो रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, 400 मल्टीप्लाइड बाय 105, 400 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 2 जीरोज हटा देंगे। उससे भी अच्छा क्या कर सकते हो, ये जीरोज और ये जीरोज कैंसिल आउट हो गए, 105 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया है, 420 आ गया है, ठीक है। तो यार करेक्ट जो आपका जो आपकी नॉमिनल इनकम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई आपकी ₹420, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाले पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक ये डेटा गिवन है जो कि रुपीज इन लैक्स है, इसकी सारी वैल्यूज जो है और आपको फाइंड आउट करना है सेल्स। क्या क्या गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, चेंज इन स्टॉक, सब्सिडीज, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सो नाउ आपको सेल्स फाइंड आउट करना है। कहाँ से, कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, आपका जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे, GV/MP उससे हमें मिलता है, इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जो है अगर हम टोटली बोले, सो दिस इज
आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें चाहिए नहीं, हमें सेल्स चाहिए, इसलिए हमने इसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब सेल्स आप लोगों के पास में गिवन है नहीं, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगा आपका 700 का। उसके बाद में चेंज इन स्टॉक है आपके पास में कितना, -50 का। ये सेल्स एज इट इज है, अभी सेल्स तो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी डोंट हैव GV at MP, हमारे पास में है NV at FC। तो NV at FC को आपको GV at MP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज NVA at FC प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे सबसे पहले। ये नेट पर है, ये ग्रॉस पर है, तो इसमें हमने क्या प्लस डेप्रीसिएशन। उसके बाद में ये फैक्टर कॉस्ट पर है, ये मार्केट प्राइस पर है, तो इसमें हम प्लस करेंगे NIT को, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब आपका जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ये कितना है, ये है आपका 1300 का। डेप्रीसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यू हैव 80, तो इस डेप्रीसिएशन की जगह पर हम लिख देंगे 80। देन सब्सिडीज आप लोगों के पास में 60 है, और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं इसे स्प्लिट करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट, ये कुछ ऐसा आएगा ना। अब ये प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस लिख दो, सब्सिडीज होगी -60। ऑल राइट, नाउ आपको करना क्या है, बस सिंपल है, थोड़ी सी साइड चेंज करो और सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से +80 -60 विल गिव यू आपका 20, तो 300 + 20, इधर से वो माइनस में है, इस साइड आएंगे तो वो प्लस में हो जाएंगे, +50 + 700 इज इक्वल्स टू सेल्स। इन्हें आप ऐड कर दीजिए, आपके पास में सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। आंसर वुड बी कंप्लीटेड, ठीक है। सेल्स फाइंड आउट करना था। आई गेस कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है कि हम लोग सेल्स की वैल्यू को कैसे जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देख लो आंसर, देखो NV at FC लिख दिया हमने 1300 का। GDP at MP या फिर उसे आप GV at MP भी लिख सकते हो। अगर हम NV at FC वो जो हमारा जो नेट वाला है, अगर उसको हम वैल्यू एडेड ले रहे हैं, तो आप ग्रॉस वाले को भी वैल्यू एडेड ले लो। सो GV at FC माइनस सब्सिडीज प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आ गया आपका 1320. So also we know that GDP at MP is equals to sales plus change in stock minus intermediate cost. इसे आप सॉल्व कर दो, sales is equals to GDP at MP minus change in stock plus intermediate cost. इस चीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 1320 + 50 + 700 that will give you 2070 lakhs. तो सेल्स कितनी हो गई आपकी, 2070 lakhs की जो है ये आपकी सेल्स हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ठीक है। अब जब ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको एक इसके अलावा एक जो चीज जो कि आप लोगों को करनी है, दैट इज ये बनाया आपने हाउस होल्ड सेक्टर, ये बनाई आपने फर्म्स, ठीक है। और इनके बीच में आप क्या बताओगे, आप रिलेशन बताओगे। किस वे में, हमारा जो पिक्टोरियल फॉर्म है उसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या गई आपकी फैक्टर सर्विसेज गई है। तो इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। अब जब हाउस होल्ड के पास में मनी आएगा, ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर होगा किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि फर्म से हाउस होल्ड क्या जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये जो पर्टिकुलर आपका पूरा ग्राफ है ये आपको बनाना है जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका ग्राफ बन सकता है, कोई भी काइंड ऑफ पिक्चर बन सकती है, तो वो आपको जरूर बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बन सकता है तो वो आपको बनाना है, सिर्फ पैराग्राफ में हमें चीजें नहीं लिखनी है। ऑल राइट, सो आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो देख लो। So in a 2 sector economy, households are owners of factor of production. They provide factor services in the form of labor, capital, land and entrepreneurship to the firms. Firms produce goods and services and make factor payments in the form of wages and salaries, interest, rent and profit to the household. So factor payment flow from firms to household, ठीक है। फैक्टर पेमेंट जो फर्म से हाउस होल्ड पर आई, यही चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड विल बी यूज्ड टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स for which they make payment to the firms. So consumption expenditure, that is spending on goods and services, flows from household to the firms. Thus aggregate final consumption expenditure by the household in the economy is equal to aggregate factor income received by the households, ठीक है। वही सेम चीज थी, ये लिखना भी है और साथ में हमें क्या करना है, वो पूरा ड्रॉ भी कर देना है, जिससे कि आपका आंसर जो है वो कंप्लीटली
कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो बना दिया तो कई बार ये भी होगा कि जो एग्जामिनर है वो इन्हें पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ आपका डायग्राम देख लेगा कि हाँ सारी चीज़ें सही है, मतलब कि इस बच्चे को आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो ज़रूर से बनाने होते हैं आपके आंसर्स में, ठीक है। जहां पर भी बना सकते हो, हर जगह पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखते हैं क्या गिवन है। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सेल्स अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स दैट इज स्टॉक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि क्या है, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दोनों क्या हो गए आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। ये आपका जो है जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विथ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये क्यों दिया है, ये विथ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स? इसका ऐसे जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको क्लियरली पता है कि अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है डेप्रिसिएशन को करना है कैलकुलेट। अब देखो, वी नो कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तो हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, GVA@MP मिलता है। चाहिए क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज NVA@FC चाहिए। तो इससे हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को और माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए यू हैव द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाउ यू वांट डेप्रिसिएशन। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का अगर ये चीज गिवन है तो सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं उन्हें आप डिवाइड कर दो, जो वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स है उन्हें हम डिवाइड करते हैं जो लाइफ स्पैन है उनकी उससे, तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाता है दैट इज 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा पर ईयर का, कि एक ईयर में जो है 1 लाख क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 लाख आ जाएगी। बाकी की चीज़ें तो बहुत ईजी है, जो कि आप बहुत ही क्लियरली जो है फाइंड आउट कर सकते हो। जो यहाँ पे सबसे ट्रिकी या मेन चीज़ थी वो यही था कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है। तो दैट वुड बी 1 लाख। बाकी जो है हमारा ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 20 + 2 कर देंगे, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को NIT हमें माइनस करना है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज 1 लाख जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसका जो प्रॉपर हमारा जो आंसर है उसे देख लें। तो GDP@MP निकाला सबसे पहले, तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, दैट इज सेल्स प्लस अनसोल्ड गुड्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट विल गिव यू 20 lakhs + 2 lakhs - 5 lakhs, that is equal to 17 lakhs. Now net value added at factor cost, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं net domestic product at factor cost will be equal to GDP@MP minus depreciation minus NIT. अब जो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल दो, सो वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, सो दैट इज 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, दैट विल गिव यू 1 लाख पर ईयर, ठीक है। ये 1 लाख क्या हो गया, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। तो दैट मीन्स हमें तो वैसे भी एक एक ईयर का ये फाइंड आउट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन विल बी योर 1 लाख। So net value added at factor cost or domestic product at factor cost will give you GDP@MP minus depreciation minus indirect tax plus subsidies, उसे expand करके लिख दिया। तो 17 - 1 and +0 because we don't have the value of subsidies. तो net domestic product at factor cost, और you should say net value added at factor cost, ठीक है। यहाँ पर लिख दो NVA@FC is equals to 15 lakhs, जो है या हो गई आपकी वैल्यू। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट वाले पर। मैनेजमेंट ऑफ अ वाटर पोल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेज दैट इज ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। इट का मतलब क्या है, ऑयल रिफाइनरी एंश्योर्स वेलफेयर थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, defend or refute the argument of management with respect to GDP as a welfare measure of the economy, ठीक है। जो मैनेजमेंट है किस चीज का, वाटर पोल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी का, उसका ये कहना है कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो इंश्योर करेगी वेलफेयर थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वो ऑयल रिफाइनरी वाले बोल रहे हैं कि ये तो जो है वेलफेयर बढ़ाएगी क्योंकि इससे जीडीपी में हम लोग जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जीडीपी जो है काफी एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा है इसमें, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होगा इसकी वजह से। सो अल्टीमेटली हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो वाटर को पोल्यूट कर रही है, लेकिन वो चीज ठीक है,
दैट इज अ वेलफेयर, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज को डिफेंड करना है, रिफ्यूट करना है कि विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर, ठीक है। जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर, मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर आपको बताना है। So I refute the argument of management with respect to GDP as a welfare of the economy because of the following reason. GDP and welfare, so generally GDP represents the picture of the whole economic system of the economy, but it is not the satisfaction of the economic welfare. GDP and welfare are not related to each other because चेंज इन प्राइस, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लिख देंगे कि जीडीपी और वेलफेयर सेम चीज नहीं होती है। अगर आप बोल रहे हो कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये चीज गलत है, बिकॉज ऑयल रिफाइनरी की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है जो कि वेलफेयर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बोलें कि जीडीपी के बढ़ने से आपका वेलफेयर बढ़ रहा है तो वो चीज सही नहीं है। और उसके लिए हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर अलग अलग चीजें हैं, लाइक जो है चेंजेस इन प्राइस हो सकता है, आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, देन यू कैन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है वो इसका रीजन हो सकता है, और जो हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नलिटीज वाला पॉइंट है ये आपको जरूर से क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है, दैट टू द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बिकॉज ये जो चीज है आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज है वो क्या कर रही है, वो जो वाटर है उसे पल्यूट कर रही है। तो अल्टीमेटली वो पल्यूटेड वाटर जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफस्टाइल है उन पर अफेक्ट होगा। अल्टीमेटली ओवरऑल ये पूरा जो है हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इसके आंसर में लिख देना है। Now explain the meaning of real gross domestic product and nominal gross domestic product using a numerical example, ठीक है। रियल जीडीपी और जो आपका नॉमिनल जीडीपी है वो आपको एक्सप्लेन करना है और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लेना है। सबसे पहले एक्सप्लेन कर दें हम लोग, तो रियल जीडीपी रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट अ बेस ईयर प्राइस प्रोड्यूस्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रियल जीडीपी क्या हो गया, रियल जीडीपी हो गया आपका वो जो मनी वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं और मेजर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, वो आपका रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट अ करंट ईयर प्राइस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो है गिवन जो आपका टाइम पीरियड है या आपका जो करंट टाइम पीरियड होता है वो हम लोग लेते हैं करंट ईयर के प्राइजेस पर लेते हैं जो आपका नॉमिनल जीडीपी है उसे, ठीक है। ये हो गई हमारी जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है। उसके बाद में आ जाओ क्या इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल पर। कमोडिटीज ले ली ABCD, क्वांटिटी ले ली हमने इन 2018, तो ये क्वांटिटीज है आपकी 10, 15, 25, प्राइजेस है आपके 2011 के, ये हो गए आपके बेस ईयर के। 2018 की क्वांटिटी है, 2011 के प्राइजेस है, तो ये बेस ईयर हो गया आपका, तो दैट वुड बी 5, 7, 10, 12 प्राइजेस इन 2018 देख लो, दैट इज करंट ईयर के प्राइजेस देख लो, तो 10, 10, 15, 15, ठीक है। अब रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी निकाले। रियल जीडीपी को निकालते टाइम आपके 2018 की क्वांटिटीज एंड प्राइजेस इन 2011 जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में कुछ ये वैल्यूज आने वाला है, ठीक है। दैट इज 50, 105, 260। और वहीं जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी आ गया, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स नॉमिनल जीडीपी को तो आपके पास में वैल्यू आएगी 725 और जो रियल जीडीपी है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 415, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि रियल जीडीपी काफी कम है आपके नॉमिनल जीडीपी से। रीजन क्या है कि करंट ईयर में जो प्राइसेस है वो बढ़ गए, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से जो है नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिख रहा है और इसीलिए हम बोलते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है ऑफ द रियल पिक्चर, ठीक है। या हम ये बोलें कि जो एक्चुअल में जीडीपी में चेंजेस है उसके लिए जो है ये बेटर इंडिकेटर है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए रियल जीडीपी जो है वो एक ज्यादा अच्छा इंडिकेटर माना जाता है।
So in the above table, real GDP is rupees 415 for the year 2018, while nominal GDP is rupees 725 for the same year. Such a difference in GDP is due to increase in prices from base year to current year. Therefore, real GDP is always considered as true indicator of economic growth. ठीक है, तो आई गेस ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा among the masses, analyze its impact on gross domestic product and welfare of the people। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है योगा को पॉपुलराइज करने में, तो इसका जो है इम्पैक्ट हमें बताना है जीडीपी पर और वेलफेयर पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले वेलफेयर बताओ, क्या इसका इम्पैक्ट वेलफेयर पर कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि योगा अगर हम लोग करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली वो हमारे वेलफेयर के लिए। जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट रहेगा स्टूडेंट्स? तो जीडीपी जो है वो उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर लोग हेल्दी हैं, इफ वी हैव अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, ओके, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, अगर हम लोग हेल्दी हैं तो हम ज्यादा वर्क कर सकेंगे। तो हम अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो जीडीपी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज होगा। सो अल्टीमेटली जीडीपी पर और जो वेलफेयर है दोनों पर ही इम्पैक्ट कैसा रहेगा? इसका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, सो विद द हेल्प ऑफ योगा पीपल विल बी इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ as well as in a good state of mind, and it is rightly said that healthy mind stays in a healthy body. So when a person has healthy mind and healthy body, he or she will work hard towards producing good, and increased quantity of goods will help in increasing the GDP of the economy. People with healthy mind will provide their efficient services to the economy, which will have a positive impact on the GDP of the country and will help in increasing the standards of the economy। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी हमने बताया कि ये जो है ये पॉजिटिव रहेगा। हेल्दी माइंड रहेगा, हेल्दी स्टेट, अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहेगा तो वो ज्यादा वर्क कर सकेगा। ठीक है, देन आते हैं जो इम्पैक्ट है इसका वेलफेयर पर। तो योगा कीप्स द बॉडी माइंड एंड सोल हेल्दी एंड हैप्पी। विद द हेल्दी बॉडी माइंड एंड सोल people are able to work in an efficient manner and help the others in society, rooting up the welfare of all the people in the society। all right, so I guess ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई है। ऐसे आपके पास में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस में, या कोई भी ऐसे इम्पैक्ट वाले भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्टली जो कंसेप्ट है उनसे ना उठाकर अगर ऐसे कुछ पूछा जाता है तो वहां पर बस आपको क्या देखना है, एक नॉर्मल एनालिसिस आपका करना है कि ये चीज़ जो है ये फायदेमंद है, ये चीज़ से क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उस वे से आप इम्पैक्ट वगैरह प्रॉपरली लिख पाओगे। आई होप सो कि ये जो वेरियस हमारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। ऑल्सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे हैं। अब जैसे हमने शॉर्ट आंसर्स देखे हैं वैसे हम लोग लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियोस भी जो है आप लोग देखते जाइएगा। सारी चीज़ें जो है ये आप लोगों को मैं पैटर्न वाइज करवाते जा रही हूँ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ गए हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है वहाँ से। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।